इंस्पेक्टर खालिद ने बहुत जल्दी में फ़ोन का रिसीवर उठाया। मैं खालिद हूँ, उसने माउथ पीस में कहा। क्या आप फ़ौरन मुझे वक्त दे सकेंगे? ओह शुक्रिया, मैं अभी हाजिर हुआ। उसने तेज़ी से रिसीवर रखा और कमरे से निकल गया। डीएस के अर्दली ने उसके लिए चिक उठाई और वह अंदर चला गया। डीएस ने सिर के इशारे से बैठने को कहा और पाइप को दांतों से निकालकर आगे झुकाया। कर्नल जरगाम का मामला बहुत ज़्यादा उलझ गया है, खालिद बोला। क्यों, कोई नई बात? जी हाँ, और बहुत ज़्यादा अहम। मैंने कर्नल के नौकरों को टटोलने की कोशिश की थी, आखिर एक ने उगल ही दिया। कर्नल कहीं बाहर नहीं गया बल्कि यकायक गायब हो गया। खूब, डीएस ने पाइप एस्ट्रे में उलटते हुए कहा और खालिद की आंखों में देखने लगा। वो अपने मेहमानों को लेने के लिए अकेला स्टेशन गया था, फिर वापस नहीं आया। वाह, डीएस उंगली से मेज खटखटाता हुआ कुछ सोचने लगा। फिर उसने कहा, उसके घर वालों को तो बड़ी फिक्र हो गई। कतई नहीं, यही तो हैरत की बात है। डीएस ने पैर फैलाकर लंबी अंगड़ाई ली और कुर्सी की पीठ से टिक गया। फिर तुम्हारा क्या ख्याल है? डीएस ने थोड़ी देर बाद पूछा। मैं अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका। वाह, यह भी क्या कोई मुश्किल मसला है? डीएस मुस्कुराया। कर्नल जरगाम भी शिफ्टेन की धमकियों से न बचा होगा, लेकिन वह गायब हो गया। उसने पुलिस को खबर नहीं दी। दूसरों ने पुलिस को खबर दी थी और वे सब मौजूद हैं। इस लाइन पर सोचने की कोशिश करूँ? मैं सोच चुका हूँ। और फिर भी किसी खास नतीजे पर नहीं पहुँचे? जी नहीं। कमाल है। अरे भाई, ये तो एक बहुत ही साफ इशारा है। आप ही रहनुमाई कीजिए, मेरी तो अभी शुरुआत है। आप ही से सीखना है मुझे, खालिद ने कहा। देखो, तुम दो ऐसे आदमियों के नाम धमकी के खत लिखो जिनमें से एक तुमसे वाकिफ़ हो और दूसरा नावाकिफ़। तुम अपनी मौजूदा हैसियत में दोनों को लिखते हो कि वे खतरे में हैं और किसी वक्त भी गिरफ्तार किए जा सकते हैं। वह शख्स जो तुम्हें नहीं जानता उसे मजाक समझेगा, यही सोचेगा कि किसी ने उसे बेवकूफ़ बनाया है। लेकिन उस शख्स पर उसका क्या असर होगा जो तुमसे और तुम्हारे ओहदे से बखूबी वाकिफ़ है? बदहवास हो जाएगा, खालिद बोला। ठीक, उसी तरह शिफ्टेन के मामले को ले लो। हमारे लिए भी ये नाम नया है। कर्नल हमारे पास शिकायत लेकर नहीं आया, इसका यह मतलब है कि वह शिफ्टेन से वाकिफ़ है, और इस तरह गायब हो जाने का मतलब हुआ कि शिफ्टेन इंतहाई खतरनाक है। इतना खतरनाक कि पुलिस भी उसका कुछ नहीं कर सकती। मैं तो ये सोच रहा था कि कहीं कर्नल जरगाम ही शिफ्टेन ना हो, खालिद ने कहा। अगर वह शिफ्टेन हो तो इसके बेवकूफ़ होने में कोई शुबा नहीं, डीएस बोला। अगर वह शिफ्टेन ही है तो उसे हमारे पास ज़रूर आना चाहिए था। नहीं खालिद, वह शिफ्टेन नहीं है, वरना इस तरह गायब ना होता। तो फिर अब मुझे क्या करना चाहिए? कर्नल जरगाम को तलाश करो। कुछ देर खामोशी रही, फिर डीएस ने पूछा, इमरान का क्या रहा? कुछ नहीं, उसकी शख्सियत बड़ी अजीब है। डीएस हंसने लगा। फिर उसने कहा, कैप्टन फैयाज़ ने मेरे तार का जवाब दिया है। इमरान के बारे में उसने लिखा है कि वह एक परले सिरे का बेवकूफ़ आदमी है, फैयाज़ का दोस्त है, यहाँ घूमने आया, अक्सर हिमाकतों के सिलसिले में मुसीबतें मोल ले बैठता है। इसलिए फैयाज़ ने मुझे ख़त लिख दिया था कि अगर ऐसी कोई बात हो तो उसकी मदद की जाए। मगर साहब, वो कर्नल जरगाम का प्राइवेट सेक्रेटरी कैसे हो गया? मुझे भी फयाज़ की कहानी पर यकीन नहीं, डीएस ने कहा। यह फेडरल वाले कभी खुलकर कोई बात नहीं बताते। उसके बाद कमरे में गहरी खामोशी छा गई। मेहमानों की वजह से आरिफ और अनवर को एक ही कमरे में रहना पड़ता था। यह कमरा सोफिया के कमरे से मिला हुआ था और बीच में सिर्फ एक दरवाज़ा था। इमरान ने आरिफ के सामने एक प्रस्ताव पेश किया। उसे यकीन था कि आरिफ फ़ौरन तैयार हो जाएगा। प्रस्ताव यह था कि आरिफ इमरान के कमरे में चला जाए और इमरान उसकी निगाह अनवर के साथ रहना शुरू कर दे। आरिफ इस प्रस्ताव पर खिल उठा, क्योंकि इमरान का कमरा मार्था के कमरे के बराबर था। अनवर को इस तब्दीली पर हैरत हुई और साथ ही अफसोस भी। वह सोच रहा था कि काश इमरान ने अपनी जगह उसे भेजा होता। आखिर आपने वो कमरा क्यों छोड़ दिया? अनवर ने उससे पूछा। अरे भाई, क्या बताऊँ, बड़े डरावने ख्वाब आने लगे थे, इमरान ने संजीदगी से कहा। डरावने ख्वाब? अनवर ने आश्चर्य प्रकट किया। हाँ, क्यों नहीं, मुझे अंग्रेज़ लड़कियों से बड़ा डर लगता है। अनवर हंसने लगा, लेकिन इमरान की गंभीरता में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। थोड़ी देर बाद अनवर ने कहा, लेकिन आपने आरिफ को वहाँ भेजकर अच्छा नहीं किया। अच्छा, तो तुम चले जाओ। मेरा ये मतलब नहीं, अनवर हकलाया। फिर क्या मतलब है? आरिफ कोई काम सोचकर नहीं करता। हाँ, तो क्या मैंने उसे वहाँ कोई काम करने के लिए भेजा है? मतलब ये नहीं, बात यह है। तो वही बात बताओ, बताओ ना। कहीं वो कोई हरकत ना कर बैठे। कैसी हरकत? इमरान की आंखें और ज़्यादा फैल गई। ओ, आप समझे ही नहीं, या फिर बन रहे हैं। मेरा मतलब ही कहीं वह उस पर डोरे ना डाले। ओ समझा, इमरान ने संजीदगी से सिर हिलाकर कहा। मगर डोरे डालने में क्या नुकसान है? फिक्र की बात तो उस वक्त थी जब वो रस्सियाँ डालता। डोरे डालना मुहावरा है इमरान साहब, अनवर झल्लाहट में अपनी टांगें पीट कर बोला। मैं नहीं समझा, इमरान ने मूर्खों की तरह कहा। ओफो, मेरा मतलब ही कहीं वो उसे फांस ना ले। लाहौल विला कुव्वत, तो पहले क्यों नहीं बताया था? इमरान ने उठते हुए कहा। कहाँ चले? ज़रा मार्था को होशियार कर दूँ। कमाल करते हैं आप भी। अनवर भी खड़ा हो गया। अजीब बात है। फिर तुम क्या चाहते हो? कुछ भी नहीं, अनवर अपनी पेशानी पर हाथ मारकर बोला। यार, तुम अपने दिमाग का इलाज करो, इमरान बैठता हुआ नाराज़गी से बोला। जब कुछ भी नहीं था तो तुमने मेरा इतना वक्त क्यों बर्बाद कराया?
चलिए सो जाइए। अनवर पलंग पर गिरता हुआ बोला, आपसे खुदा समझे। नहीं, बल्कि तुमसे खुदा समझे, और फिर मुझे उर्दू में समझाए। तुम्हारी बातें तो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ती। अनवर ने चादर सिर तक घसीट ली। इमरान बदस्तूर आराम कुर्सी पर पड़ा रहा। अनवर ने सोने की कोशिश शुरू कर दी थी, लेकिन ऐसे में नींद का। उसे ये सोच सोच कर कोफ्त हो रही थी कि आरिफ मार्ता को लतीफ़े सुना सुनाकर हंसा रहा होगा। मार्ता खुद भी बड़ी बातूनी थी और बकवास करने वाले उसे पसंद थे। अनवर में सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि वह जिस लड़की के बारे में ज़्यादा सोचता था उससे खुलकर बात नहीं कर सकता था। आजकल मार्ता हर वक्त उसके जहन पर छाई रहती थी, इसलिए वह उससे बात करते वक्त हकलाता ज़रूर था। उसने इमरान की तरफ करवट बदलते हुए चादर चेहरे से हटा दी। आखिर कर्नल साहब कहाँ गए? उसने इमरान से पूछा। आहा, बहुत देर में चौंके? इमरान ने मुस्कुराकर कहा, मेरा ख्याल है कि उन्हें कोई हादसा पेश आ गया। क्या? अनवर उछल कर बैठ गया। ओहो, फिक्र ना करो, हादसा ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हें परेशान होना पड़े। देखिए इमरान साहब, अब यह मामला बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। मैं कल सुबह किसी बात की परवाह किए बगैर कर्नल साहब की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दूंगा। इमरान कुछ ना बोला, वह किसी गहरी सोच में था। अनवर बड़बड़ाता रहा। कर्नल साहब बूढ़े हो गए, मुझे तो लगता है कि उनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। हाँ, अच्छा, तो वह रिपोर्ट क्या होगी? उसने पूछा। यही कि कर्नल साहब किसी अजनबी आदमी या गिरोह से डरे थे और अचानक गायब हो गए। और रिपोर्ट करने में देर की क्या वजह बताओगे? ये भी बड़ी बात नहीं, कह दूंगा कि कर्नल साहब के डर की वजह से देर हुई, वे पुलिस को रिपोर्ट देने के खिलाफ थे। ठीक है, इमरान ने कहा। थोड़ी देर कुछ सोचता रहा, फिर बोला, ज़रूर रिपोर्ट कर दो। अनवर हैरान नज़रों से उसे घूरने लगा। लेकिन इमरान ने कहा, तुम मेरे बारे में हरगिज़ कुछ ना कहोगे, समझे? मैं सिर्फ कर्नल का प्राइवेट सेक्रेटरी हूँ। क्या आप इस वक्त गंभीर हैं? मैं गंभीर कब नहीं था। आखिर अब आप रिपोर्ट के हक़ में क्यों हो गए? ज़रूरत, हालात हमेशा बदलते रहते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि आप क्या करना चाहते हैं। हाँ, इमरान ठंडी सांस लेकर बोला, मैं एक छोटा सा बंगला बनवाना चाहता हूँ, एक खूबसूरत सी बीवी चाहता हूँ, 1.5 दर्जन बच्चे। अनवर फिर झल्लाकर लेट गया और चादर खींच ली। इमरान ने बारतोश को हैरत से देखा तो जो ज़मीन पर घुटनों के बल बैठा एक नन्हे से पौधे पर झुका हुआ था, शायद उसे सूंघ रहा था। फिर शायद बारतोश ने भी इमरान को देख लिया। उसने सीधे खड़े होकर अपने कपड़े झाड़े और मुस्कुराकर बोला, मुझे जड़ी बूटियों का बेहद शौक़ है। अच्छा, इमरान ने हैरत जाहिर की। तब तो आप उस बूटी से ज़रूर वाकिफ़ होंगे जिसे खाकर आदमी कुत्तों की तरह भौंकने लगता है। बारतोश मुस्कुरा पड़ा। उसने कहा, मेरा ख्याल है कि मैंने किसी ऐसी बूटी के बारे में आज तक नहीं सुना। नहीं सुना होगा, लेकिन मैंने सुना है। मुझे जड़ी बूटियों से इश्क है। ओहो, बारतोश ने आश्चर्य व्यक्त किया। अगर ये बात हो तो आप ज़रूर मेरी मदद करेंगे। मदद? इमरान उसे टटोलने वाली नज़रों से देखने लगा। हाँ, एक बूटी की तलाश ही मुझे सोनागिरी लाई है, बारतोश बोला। अगर वह मिल जाए। इमरान ने पहली बार उसके चेहरे से गंभीरता को छटते देखा। उसकी सपाट आंखों में हल्की सी चमक आ गई थी और एक पल के लिए ऐसा मालूम हुआ जैसे भी किसी बच्चे का चेहरा हो। अगर वो बूटी मिल जाए, बारतोश ने गला साफ करके कहा। मैंने सुना है कि वह यहाँ किसी जगह पर खूब मिलती है। लेकिन उसकी खासियत क्या है? इमरान ने पूछा। अभी नहीं, मैं फिर बताऊँगा। खूब? इमरान को सोचने लगा। फिर उसने कहा, क्या सोना बनता उससे? ओह, तुम समझ गए, बारतोश ने कहका लगाया। बूटी की पहचान क्या है? इमरान ने पूछा। पूरे पौधे में सिर्फ 3 पत्तियाँ होती हैं, गोल गोल सी। हम ज़रूर तलाश करेंगे, इमरान ने सिर हिलाकर कहा। वे कर्नल की कोठी से ज़्यादा फासले पर नहीं थे। बारतोश ने एक फलंग लंबी ढलान की तरफ इशारा करके कहा, हमें वहाँ से अपनी तलाश शुरू करनी चाहिए। लंबी पत्तियों वाली कांटेदार झाड़ियाँ वहाँ बड़ी तादाद में दिखाई दे रही हैं। मगर अभी तो गोल पत्तियों की बात थी, इमरान बोला। ओह ठीक है, वह बूटी दरअसल ऐसी झाड़ियों के करीब उगती है, बारतोश ने कहा। वे दोनों ढलान में उतरने लगे। अनवर साहब कहाँ हैं? बारतोश ने पूछा। मैं नहीं जानता। मैं जानता हूँ, बारतोश मुस्कुराकर बोले। वे कर्नल जरगाम की गुमशुदगी की रिपोर्ट करने गए हैं। क्या? इमरान चलते चलते रुक गया। हाँ, उन्होंने मुझसे यही कहा था। बेड़ा गर्क हो गया। इमरान अपने माथे पर हाथ मारकर बोला, आखिर इसमें हर्जी क्या है? मैं नहीं समझ सकता। आप कभी नहीं समझ सकते मिस्टर बारतोश। इमरान ज़मीन पर उखड़ू बैठता हुआ बोला। फिर उसने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया, किसी ऐसी विधवा औरत की तरह जिसकी बीमा की पॉलिसी जब्त कर ली गई हो। आप बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं, बारतोश बोला। रंग में भंग हो गया प्यारे मिस्टर बारतोश। क्या हुआ? कुछ नहीं, इमरान बोला। अब ये शादी हरगिज़ ना हो सकेगी। कैसी शादी? कर्नल जरगाम की शादी। साफ साफ बताइए। बारतोश उसे घूरने लगा। वे अपनी लड़की से छुपाकर शादी कर रहे हैं। ओह, तब वाकई। बारतोश कुछ कहते कहते रुक गया। वह चंद लम्हे सोचता रहा, फिर हंसकर बोला, मेरा ख्याल है कि कर्नल काफ़ी बूढ़ा होगा। बुढ़ापे की शादी बड़ी बेमज़ा चीज़ है। मुझे देखिए, मैंने आज तक शादी ही नहीं की। ये बहुत अच्छी बात है, इमरान सिर हिलाकर बोला। हम शायद किसी बूटी की तलाश में नीचे जा रहे थे। ओह हाँ, बारतोश ने कहा, और फिर वे ढलान में उतरने लगे। नीचे पहुंचकर उन्होंने बूटी की तलाश शुरू कर दी। इमरान बड़े ध्यान से काम में लगा था। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वह खुद ही बारतोश को उस काम के लिए अपने साथ लाया हो।
वे कोठी से काफ़ी दूर निकल आए थे और कुछ इस किस्म की चट्टानें बीच में यकायक आ गई थी कि कोठी भी नज़र नहीं आ रही थी। मिस्टर बारतोश, इमरान एकाएक बोला, अभी तो हमें एक भी खरगोश नहीं दिखाई दिया। मेरा ख्याल है कि इस तरफ खरगोश पाले ही नहीं जाते। खरगोश? बारतोश ने हैरत से कहा। बेकार है, वापस चलिए, इमरान बोला। मुझे पहले ही सोचना चाहिए था, यहाँ खरगोश बिल्कुल नहीं है। हम बूटी की तलाश में आए थे, बारतोश ने कहा। ओ लाहौल विला कुब्बत, मैं अभी तक खरगोश तलाश करता रहा। इमरान ने बुरा सा मुंह बनाया। लेकिन वह वास्तव में अपने आसपास से बेखबर नहीं था। उसने दाईं हाथ वाली चट्टान के पीछे से 3 सिर उभरते देख लिए थे। बारतोश की नज़र पौधों में भटक रही थी। अचानक 5-6 आदमियों ने चट्टानों की ओर से निकलकर उन्हें घेर लिया। उन्होंने अपने चेहरे नकाबों से छुपा रखे थे। उनमें 2 के हाथों में रिवॉल्वर थे। ये क्या है? बारतोश ने बौखलाकर इमरान से पूछा। पता नहीं, इमरान ने लापरवाही से अपने ही कंधे हिलाए। क्या चाहते हो तुम लोग? अचानक बारतोश चीख कर उन लोगों की तरफ झपटा, लेकिन दूसरे ही पल एक आदमी ने उसके माथे पर मुक्का रसीद कर दिया और बारतोश इस तरह गिरा कि फिर न उठ सका। शायद वह बेहोश हो गया था। चलो बांध लो उसे, एक ने इमरान की तरफ इशारा करके अपने साथियों से कहा। 1 मिनट, इमरान ने हाथ उठाकर कहा। वह कुछ देर उन्हें घूरता रहा, फिर बोला, मैं झूठ बोल रहा था, यहाँ खरगोश पाए जाते हैं। क्या बकवास है? जी हाँ, पकड़ो इसे, उसने फिर साथियों को ललकारा। बस 1 मिनट, इमरान ने कहा, मैं ज़रा वक्त देख लूँ, मुझे डायरी लिखनी पड़ती है। उसने अपनी कलाई पर बंधी हुई घड़ी की तरफ देखा और फिर मायूस अंदाज में सिर हिलाकर बोला, मुझे अफसोस है कि घड़ी बंद हो गई। अब आप लोग फिर कभी मिलिएगा। 3 आदमी उस पर टूट पड़े। इमरान उछलकर पीछे बैठ गया। वह तीनों अपने ही जोर में एक दूसरे से टकरा गए। फिर एक ने संभल कर इमरान पर 2 बार छलांग लगाई। अरे अरे, ये क्या मजाक है? इमरान ने कहते हुए झुककर उसके सीने पर टक्कर मारी और वह चारों खाने चित गिरा। खबरदार, गोली मार दूंगा। इमरान ने जेब से फाउंटेन पेन निकालकर बाकी 2 आदमियों को धमकी दी जो उसकी तरफ बढ़ रहे थे। उनमें से एक को हंसी आ गई। हाथ उठाओ अपने, रिवॉल्वर वाला गर्जा। इमरान ने चुपचाप अपने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। उसकी तरफ बढ़ते हुए आदमियों में से एक ने अपनी जेब से रेशम की डोर का लच्छा निकाला और जैसे ही उसने इमरान के हाथ पकड़ने की कोशिश की, इमरान ने फाउंटेन पेन उसके दाहिने आवाज़ू पर रख दिया। वह एकदम चीख करना से पीछे हट गया, बल्कि उछलकर उन दोनों की तरफ भागा जिसके पास रिवॉल्वर थे, और फिर उसने एक के हाथ से रिवॉल्वर छीन कर बेतहाशा इमरान पर फायर कर दिया। फिर उन्होंने इमरान की चीख सुनी। वह ज़मीन पर गिरकर ढलान में लुढ़क रहा था। ये क्या किया तूने? वह आदमी चीखा जिसके हाथ से रिवॉल्वर छीना गया था। फिर वह फायर करने वाले को एक तरफ ढकेल कर तेज़ी से आगे बढ़ा। चट्टान के सिरे से आकर उसने नीचे देखा। उसे इमरान की टांगें दिखाई दी, बाकी जिसम एक बड़े से पत्थर की ओट में था। वह तेज़ी से नीचे उतरने लगा। फिर जैसे ही वह पत्थर पर हाथ टेक कर इमरान की लाश पर झुका, लाश ने दोनों हाथों से उसकी गर्दन पकड़ ली। हमलावर ने बड़ा जोर मारा, मगर उसकी गर्दन इमरान की गिरफ्त से न निकल सकी थी। अब इमरान उठकर बैठ गया था। ऊपर दूसरे हमलावर भी चट्टान के सिरे पर आ गए थे। खबरदार, छोड़ दो वरना गोली मार दूंगा, ऊपर से किसी ने चीख कर कहा। इमरान के शिकार पर करीब करीब बेहोशी सी छाने लगी थी, लिहाजा उसने यही उचित समझा कि अब उसे अपनी ढाली बना ले। मार दो गोली, इमरान ने कहा, मगर शर्त यह है कि गोली इसका सीना छेदती हुई मेरे कलेजे के पार हो जाए, या फिर अपने दोनों रिवॉल्वर या मेरे पास फेंक दो, वरना मैं इसे जन्नत की तरफ रवाना कर दूंगा। उसकी गिरफ्त में जकड़े हुए नकाबपोश के हाथ पैर ढीले हो गए थे। ऊपर से किसी ने कोई जवाब न दिया। इमरान ने फिर हाँक लगाई। तो मैं ख़त्म करता हूँ किस्सा। ठहरो, ऊपर से आवाज़ आई। कितनी देर ठहरूँ? मैंने ऐसा वाहियात बिजनेस आज तक नहीं किया। भाई, इस हाथ ले, उस हाथ ले, मार दो गोली, परवाह ना करो, किसी दूसरे ने कहा। अचानक एक फायर हुआ और वे सब बौखला गए। सामने वाली चट्टानों से किसी ने 2 फायर उन पर किए। उन्होंने भी एक बड़े पत्थर की ओट ले ली और सामने वाली चट्टानों पर फायर करने लगे। इमरान ने बेहोश आदमी को तो वहीं छोड़ा और खुद एक दूसरे पत्थर की ओट में हो गया जो दोनों तरफ के मोर्चों की पहुंच से बाहर था। वह सोच रहा था कि आखिर दूसरी तरफ से फायर करने वाला कौन हो सकता है। क्या कोठी तक इस हंगामे की खबर पहुंच गई? फिर उसे बारतोश का ख्याल आया, जिसे वह ऊपर ही छोड़ाया था। काफ़ी देर तक दोनों तरफ से गोलियां चलती रहीं। इमरान वैसे ही पत्थर की ओट में छुपा रहा। अगर वह ज़रा भी सिर उठाता तो किसी भी तरफ की गोली उसके सिर के परखच्चे उड़ा दी थी। उसके हाथ में अब भी फाउंटेन पेन दबा हुआ था, लेकिन उसमें निब की बजाय एक छोटा सा चाकू था। इमरान ने जेब से उसका ढक्कन निकालकर उस पर फिट किया और फिर इसे जेब में डाल लिया। अचानक फायर की आवाज़ें बंद हो गई। शायद 3-4 मिनट तक सन्नाटा रहा। फिर सामने से एक फायर हुआ, लेकिन नकाब पोशों की तरफ से इसका जवाब नहीं दिया गया। थोड़े थोड़े अंतराल से 2-3 फायर हुए, मगर नकाब पोशों की तरफ खामोशी ही रही। इमरान रेंगता हुआ पत्थर की ओट से निकला और फिर उस तरफ बढ़ा जहाँ उसने बेहोश नकाब पोश को छोड़ा था, मगर वह अब वहाँ नहीं था। उसने अपने पीछे कदमों की आवाज़ सुनी। वह तेज़ी से मुड़ा, लेकिन दूसरे ही लम्हे उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई, क्योंकि आने वाला इंस्पेक्टर खालिद था। कहीं चोट तो नहीं आई? खालिद ने आते ही पूछा। फिर वह ऊपर की तरफ देखने लगा। आई तो है, इमरान ने बिसुर कर कहा। कहाँ? जवाब में इमरान ने सीने पर हाथ रखते हुए कहा, यहाँ, क्योंकि मुकाबला चंद पर्दा नशीन औरतों से था। खालिद हंसता हुआ ऊपर चढ़ने लगा। इमरान उसके पीछे था। ऊपर उन्हें बेहोश बारतोश के अलावा और कोई दिखाई न दिया। करीबी रिवॉल्वर के बहुत से खाली कारतूस पड़े थे। खालिद चट्टाने फलांगता हुआ काफ़ी दूर निकल गया था।
इमरान बारतोश पर नज़र जमाए खड़ा रहा। इतनी लंबी बेहोशी प्यारे बारतोश? इमरान बड़बड़ाया, उसके करीब ही इस अंदाज में बैठ गया जैसे कोई औरत अपने शौहर की लाश पर बैन करते करते थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई हो। खालिद हाफता हुआ वापस लौट आया। भाग गए, उसने इमरान के करीब बैठते हुए कहा। फिर थोड़ी देर बाद बोला, अब आप इनकार नहीं कर सकते। किस बात से? इमरान ने गंभीर लहजे में पूछा। इसी से कि आप इनसे वाकिफ़ नहीं हैं। ओह, मैंने बताया ना कि चंद औरतें हैं। इमरान साहब, खालिद ऐतराज़ में हाथ उठाकर बोला, आप कानून से टकराने की कोशिश कर रहे हैं। हमें मजबूर न कीजिए कि हम आपके खिलाफ़ कोई कार्रवाई कर बैठे। यार, अक्ल पर नाखून मारो या जो कुछ भी मुहावरा हो। इमरान बेजारी से बोला, अगर मैं उन्हें जानता ही होता तो वह पर्दा नशीन बनकर क्यों आते? वाह, खूब अच्छा पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे। खालिद किसी सोच में पड़ गया। तुम यहाँ तक पहुँचे किस तरह? इमरान ने पूछा। आपकी तलाश में कोठी की तरफ गया था, वहाँ मालूम है कि आप इधर आए हैं। यहाँ आया तो ये मामला पेश आया, मजबूरन मुझे भी गोलियाँ चलानी पड़ी। शुक्रिया, इमरान ने संजीदगी से कहा, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। क्या? खालिद उसे घूरने लगा। कोठी यहाँ से बहुत फासले पर नहीं है कि वहाँ तक फायरों की आवाज़ें ना पहुँची होंगी। ज़रूर पहुँची होंगी, लेकिन फिर भी कोई इधर ना आया। हैरत की बात है या नहीं? है तो, खालिद बोला, उसे संदेह की नज़रों से देखने लगा। बारतोष 2-3 बार हल्के से हिला और फिर हड़बड़ा कर उठ बैठा। चारों तरफ फटी फटी आंखों से देखकर उसने आंखें मलनी शुरू कर दी। फिर उछल कर खड़ा हो गया। वो लोग? वो इमरान की तरफ देखकर हकलाया। वो लोग सारी बूटियाँ खोद कर ले गए, इमरान ने गंभीर लहजे में कहा। फिर उठता हुआ बोला, अब हमें वापस चलना चाहिए। इमरान ने गंभीर लहजे में कहा। फिर उठता हुआ बोला, अब हमें वापस चलना चाहिए। वे कोठी की तरफ चल पड़े। बारतोष सहारे के लिए इमरान के कंधे पर हाथ रखे लंगड़ाता हुआ चल रहा था। इन्हें क्या हुआ था? खालिद ने पूछा। इन्हें बूटी हो गया था, इमरान बोला। कोठी के करीब पहुंचकर इमरान अपने नथुने इस तरह सिकोड़ने लगा जैसे कुछ सूंघने की कोशिश कर रहा हो। फिर वह अचानक चलते चलते रुककर खालिद की तरफ मुड़ा। क्या आप भी किसी किस्म की बू महसूस कर रहे हैं? उसने पूछा। हाँ, महसूस तो कर रहा हूँ, कुछ मीठी मीठी सी बू। शायद ये सड़ते हुए शहतूतों की बू है। हरगिज़ नहीं। वह कोठी की तरफ दौड़ता हुआ चला गया। फिर पिछले दरवाजे में दाखिल होते ही दोबारा उछलकर बाहर आ गया। इतने में खालिद और बारतोश भी उसके करीब पहुंच गए। क्या बात है? खालिद ने घबराए हुए लहजे में पूछा। अंदर कुछ गड़बड़ ज़रूर है, इमरान आहिस्ता से बोला। नहीं, अंदर मत जाओ, वहाँ सिंथेटिक गैस भरी हुई है। यह मीठी मीठी सी बू उसी की है। सिंथेटिक गैस? खालिद भड़बड़ाया। ये क्या भला है? जहन को कुछ देर के लिए सुन्न कर देने वाली गैस। मेरा ख्याल है कि अंदर कोई भी होश में ना होगा, इमरान बोला। अचानक उन्होंने एक चीख सुनी और साथ ही कर्नल डिक्सन इमारत के पिछले दरवाजे से उछलकर नीचे आ रहा। वह बेचैनी से अपने हाथ पैर पटक रहा था। उसका चेहरा सुर्ख हो गया था और आंखों और नाक से पानी बह रहा था। खालिद ने उससे कुछ पूछना चाहा, लेकिन इमरान जल्दी से हाथ उठाकर बोला, कुछ पूछने का वक्त नहीं है, हमें अंदर वालों के लिए कुछ करना चाहिए, वरना मुमकिन है कि उनमें से कोई मर ही जाए। फिर उसने बारतोष को वहीं ठहरने को कहा और खालिद को अपने पीछे आने का इशारा करके बेतहाशा दौड़ने लगा। वे दोनों चक्कर काटकर कोठी के बाहरी बरामदे में आए। यहाँ बू और ज़्यादा तेज़ थी। इमरान ने अपनी नाक दबाई और तीर की तरह अंदर घुसता चला गया। खालिद ने भी उसका पीछा किया, लेकिन थोड़ी दूरी चलने के बाद उसका दम घुटने लगा। वह पलटने के बारे में सोच ही रहा था कि उसने इमरान को देखा, जो किसी को पीठ पर लादे हुए वापस आ रहा था। खालिद एक तरफ हट गया और फिर वह भी उसी के साथ बाहर चला गया। इमरान ने बेहोश आरिफ को बाहर बाग में डालते हुए कहा, यार हिम्मत करो, उन सब की ज़िंदगियाँ खतरे में। क्या तुम 10-5 मिनट सांस नहीं रोक सकते? फिर किसी न किसी तरह उन्होंने एक एक करके उन सबको कोठी से निकाला, मगर सोफ़िया उनमें नहीं थी। इमरान ने पूरी कोठी का चक्कर लगा डाला, लेकिन सोफ़िया कहीं ना मिली। उन्हें होश में लाने और कोठी का वातावरण साफ होने में तकरीबन 2 घंटे लग गए। उनमें से किसी ने भी कोई ढंग की बात न बताई। किसी को उसका एहसास नहीं हो सका था कि वह सब क्यों और किस तरह हुआ। इमरान साहब, खालिद बड़े गुस्से से बोला, पानी सिर से ऊंचा हो चुका है, अब आपको बताना ही पड़ेगा। यह वाक्य इतना पेचीदा भी नहीं है कि मैं कुछ समझ ही ना सकूं। आखिर कर्नल की साहबजादी कहाँ गायब हो गई? अगर तुम समझ गए हो तो मुझे बता दो, मैं तो कुछ नहीं जानता, इमरान ने उम्मीद के खिलाफ बड़े खुश्क लहजे में कहा। या तो यह खुद साहबजादी की हरकत है या फिर किसी और की, जो इस तरह उन्हें उठा ले गया, खालिद बोला। उसे शिफ्टेन ले गया, इमरान ने कहा। तो आखिर अब तक वक्त बर्बाद करने की क्या ज़रूरत थी? खालिद झुंझला गया। वक्त की बर्बादी से तुम्हारा क्या मतलब है? इमरान ने खुश्क लहजे में पूछा। जब मैंने शिफ्टन के बारे में पूछा था तो आपने कहा था कि नहीं जानता। फिर आपने इस सिलसिले में उसका नाम क्यों लिया? तो फिर क्या शहनशाही बाउडाई का नाम लूँ? देखिए, आप ऐसी सूरत में भी मामले को उलझाने से बाज नहीं आ रहे। यार, मैं हूँ कौन? इमरान गर्दन झटक कर बोला। तुम सरकारी आदमी हो। इस सिलसिले में हम लोगों के बयान नोट करो, कुछ तसल्ली दिलासे दो। मुझ पर चंद पर्दा नशीन औरतों ने हमला किया, इसका हाल भी लिखिए, वगैरह वगैरह।
मैं आपको अपने साथ ऑफिस ले चलना चाहता हूँ, खालिद बोला। देखो दोस्त, मैं वक्त बर्बाद करने के लिए तैयार नहीं। मुझे कोई सख्त कदम उठाने पर मजबूर ना कीजिए। खालिद का लहजा कुछ तेज़ हो गया। अच्छा, ये बात है, इमरान व्यंग्यात्मक अंदाज में बोला। क्या कर लेंगे जनाब? क्या इस कोठी के किसी फ़र्द ने आपसे मदद तलब की है? आप हमारे मामलों में दखल देने वाले होते ही कौन हैं? दूसरे लोग सोफ़ों पर खामोश पड़े उनकी गुफ्तगू सुन रहे थे। किसी में भी इतनी ताकत नहीं रह गई थी कि कुछ कहने के लिए ज़बान हिला सकता। उनकी हालत बिल्कुल तमाशाइयों जैसी थी। इंस्पेक्टर खालिद ने उन पर एक उचटती सी नज़र डाली और इमरान से बोला, इमरान साहब, मुझे कैप्टन फैयाज़ का ख्याल है, वरना। अचानक बारतोस ने हंस अचानक बारतोस ने हस्तक्षेप किया। उसने अंग्रेज़ी में कहा, लड़की के लिए तुम लोग क्या कर रहे हो? यकीनन यह उन्हीं बदमाशों की हरकत लगती है। हाँ माय डियर मिस्टर खालिद, इमरान सर हिलाकर बोला। फ़िलहाल हमें देखना चाहिए कि सोफ़िया कहाँ गई। खालिद कुछ ना बोला। इमरान कमरे से बरामदे में आ गया। खालिद ने उसका अनुसरण किया। ऐसी जगह जहाँ आबादी ना हो मकान बनाना बहुत बुरा है, बारतोश ने कहा, जो दरवाजे में खड़ा चारों तरफ देख रहा था। अचानक इमरान बरामदे से उतरकर एक तरफ चलने लगा। फिर वह गुलाब की झाड़ियों के पास रुककर झुका। यह एक काले रंग का जनाना सैंडल था जिसने उसका ध्यान अपनी तरफ खींचा था। खालिद और बारतोश भी उसके करीब पहुंच गए। ओह, ये तो लड़की की प्रति मालूम होता है। इमरान कुछ ना बोला। उसकी नज़र सैंडल से हटकर किसी दूसरी चीज़ पर जम गई। फिर वह अचानक खालिद की तरफ मुड़ा। तुम तो सोनागिरी के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ होगे? उसने खालिद से पूछा। ना सिर्फ सोनागिरी बल्कि आसपास के इलाके पर भी मेरी नज़र है, खालिद ने कहा, लेकिन उसका लहजा सहज नहीं था। क्या यहाँ कोई ऐसा इलाका भी है जहाँ की मिट्टी लाल रंग की हो? खालिद सोच में पड़ गया। कुछ देर बाद उसने कहा, आप ये क्यों पूछ रहे हैं? इमरान ने ज़मीन से लाल चिकनी मिट्टी का एक टुकड़ा उठाया जिसमें थोड़ी नमी भी मौजूद थी। मेरा ख्याल है, उसने कहा, यह मिट्टी किसी जूते के सोल और एड़ी के बीच की जगह में चिपकी हुई थी और यहाँ कम से कम 2-2 मील के घेरे में मैंने कहीं नर्म ज़मीन नहीं देखी। इसे देखो, इसमें अब भी नमी बाकी है। खालिद ने उसे अपने हाथ में लेकर उलटते पलटते हुए कहा, पलटन के पड़ाव के इलाके में एक जगह ऐसी नर्म ज़मीन मिलती है। वहाँ दरअसल एक छोटी सी नदी भी है। उसके किनारे की ज़मीन, उसकी मिट्टी में हमेशा नमी मौजूद रहती है। क्या वह कोई सुनसान जगह है? क्या वह कोई सुनसान जगह है? सुनसान नहीं कह सकते, कम आबाद ज़रूर है। वहाँ ज़्यादातर ऊंचे तबके के लोग आबाद हैं। क्या तुम मुझे अपनी मोटरसाइकिल पर वहाँ ले चलोगे? हो सकता है, खालिद ने सोचते हुए कहा। अच्छा तो ठहरो, इमरान ने कहा और कोठी के अंदर चला गया। उसने अनवर को संबोधित किया, जो एक सोफे पर पड़ा अफीमचियों की तरह ऊँग रहा था। सुनो, मैं सोफिया की तलाश में जा रहा हूँ। तुम अगर अपनी जगह से हिल ना सको तो पुलिस को फ़ोन कर इस वाक्य की खबर दे देना। लेकिन ये नौकर कहाँ मर गए? बाहर है, अनवर ने कमज़ोर आवाज़ में कहा। सुबह ही वे शहर गए थे, अभी तक वापस नहीं आए। कर्नल जरगाम का ये उसूल था कि वह हफ्ते में एक दिन अपने नौकरों को आधे दिन की छुट्टी देता था। इमरान चंद लम्हे खड़ा सोचता रहा, फिर उस कमरे में चला आया जहाँ उसका सामान रखा हुआ था। उसने जल्दी से सूटकेस से कुछ चीज़ें निकाली और उन्हें जेबों में ठूसता हुआ बाहर निकल गया। आसमान में सुबह ही से सफ़ेद बादल तैरते फिर रहे थे और इस वक्त तो सूरज की एक किरण भी यादों के किसी कोने से नहीं झांक रही थी। मौसम काफ़ी सुहावना था। इंस्पेक्टर खालिद की मोटरसाइकिल पलटन पड़ाव की तरफ जा रही थी। इमरान कैरियर पर बैठा ऊँघ रहा था और उसके चेहरे पर गहरी सोच के निशान थे। चेहरे से सादगी गायब हो चुकी थी। पलटन पड़ाव के करीब पहुंचते पहुंचते खालिद ने मोटरसाइकिल की रफ्तार कम कर दी। आखिर हम वहां जाकर उन्हें ढूंढेंगे किस तरह? खालिद ने इमरान से कहा। ओफो, ये एक सीआईडी इंस्पेक्टर पूछ रहा है। इमरान साहब, इस मौके पर मुझे आपसे संजीदगी की उम्मीद है। आहा, किसी न किसी ने ज़रूर कहा होगा कि दुनिया उम्मीद पर कायम है। वैसे इस इलाके में कोई ऐसा होटल भी है जिसमें निचले तबके के लोग बैठते हो? अगर ऐसा कोई होटल हो तो मुझे वहाँ ले चलो। इंस्पेक्टर खालिद ने मोटरसाइकिल एक पतली सी सड़क पर मोड़ दी, लेकिन अचानक इमरान ने उसे रुकने को कहा। खालिद ने जल्दी से मोटरसाइकिल रोक दी, क्योंकि इमरान के लहजे में उसे घबराहट की झलक महसूस हुई थी। यह सुहावनी जगह थी। सड़क के दोनों तरफ समतल ज़मीन थी और वहाँ फूलों के बाग नज़र आ रहे थे। पलटन पड़ाव के उस हिस्से की गिनती सैरगाहों में होती थी। खालिद ने मोटरसाइकिल रोककर अपने पैर सड़क पर टिका दिए। यकायक उसने मशीन भी बंद कर दी और फिर वह यह भूल गया कि मोटरसाइकिल इमरान ने रुकवाई थी। उसने दाहिनी तरफ के एक बाग में एक लड़की देख ली थी जो उसे आकर्षित करने के लिए रुमाल हिला रही थी। खालिद मोटरसाइकिल से उतरता हुआ बोला, इमरान साहब ज़रा ठहरिए। क्या वह तुम्हारी जान पहचान वाली है? इमरान ने मुस्कुराकर पूछा। जी हाँ, खालिद हंसता हुआ बोला। बहुत अच्छा, तुम जा सकते हो, मगर मोटरसाइकिल अकेली रह जाएगी, इमरान ने कहा और बाईं तरफ के बागों पर नज़र दौड़ाता हुआ बोला, मैं उधर जाऊंगा। उधर मेरी ममदूहा, शायद मैं गलत कह रहा हूँ, क्या कहते हैं उसे जिससे मोहब्बत की जाती है? महबूबा। महबूबा महबूबा, इधर मेरी महबूबा। अच्छा तो मैं चला। इमरान मोटरसाइकिल के कैरियर से उतरता हुआ बोला।
बाई तरफ के एक बाग में उसे कुछ ऐसी शक्लें दिखाई दी थी जिन्होंने अचानक उसके जहन में उस रात की याद ताज़ा कर दी थी जब सोफिया को ऑरेंज स्क्वैश में कोई नशीली दवा दी गई थी। उनमें से एक को तो उसने बखूबी पहचान लिया, यह वही था जिसकी टक्कर वेटर से हुई थी। दो आदमियों के बारे में उसे संदेह था। वह यकीन के साथ नहीं कह सकता था कि ये दोनों उस सब इंस्पेक्टर के साथी थे या नहीं, जिसने सुनसान सड़क पर उनकी कार रुकवाकर किसी बेहोश लड़की के बारे में पूछा था। इमरान उन्हें देखता रहा। वे चार थे, उनके साथ कोई औरत नहीं थी। इमरान बाग के रखवाले से खुबानियों और सेबों की पैदावार के बारे में गुफ्तगू करने लगा। सोफिया आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देख रही थी, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह कहाँ है। कमरा आलीशान ढंग से सजा था और वह एक आरामदेह बिस्तर पर पड़ी हुई थी। उसने उठना चाहा मगर उठ ना सकी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके जिस्म में जान ही ना रह गई हो। जहन काम नहीं कर रहा था। उस पर दोबारा बेहोशी छा गई और फिर दूसरी बार जब उसकी आंख खुली तो दीवार पर लगी घड़ी में 8 बज रहे थे। सराहने रखा हुआ टेबल लैंप रोशन था। इस बार वह पहली ही कोशिश में उठ बैठी। थोड़ी देर सिर पकड़े बैठी रही, फिर खड़ी हो गई, लेकिन इस शिद्दत से चक्कर आया कि उसे संभलने के लिए मेज का कोना पकड़ना पड़ा। सामने का दरवाज़ा खुला हुआ था। वह बाहर जाने का इरादा कर ही रही थी कि एक आदमी कमरे में दाखिल हुआ। आपको कर्नल साहब याद फरमा रहे हैं, उसने बड़े अदब से कहा। क्या डैडी? सोफिया ने हैरान होकर पूछा। जी हाँ। कमज़ोरी के बावजूद सोफिया की रफ्तार काफ़ी तेज़ थी और उस आदमी के अंदाज से ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वह उसी की वजह से जल्दी जल्दी कदम उठा रहा है। वे कई बरामदों से गुजरते हुए एक बड़े कमरे में आए और फिर वहाँ सोफिया ने जो कुछ देखा वह उसे अधमरा कर देने के लिए पर्याप्त था। उसने कर्नल जरगाम को देखा जो एक कुर्सी से बंधा हुआ था और उसके गिर्द 4 आदमी खड़े उसे खा जाने वाली नज़रों से घूर रहे थे। तुम? अचानक कर्नल चीख पड़ा। उसने उठने की कोशिश की लेकिन हिल ना सका। उसे मजबूती से बांधा गया था। वे दोनों खामोशी से एक दूसरे की तरफ देखते रहे। अचानक भारी जबड़ों वाला एक आदमी बोला, कर्नल, तुम ली यूका से टकराने की कोशिश कर रहे हो। ली यूका, जिसे आज तक किसी ने भी नहीं देखा। कर्नल कुछ न बोला। उसकी आंखें सोफिया के चेहरे से हटकर झुक गई थीं। भारी जबड़ों वाला फिर बोला, अगर तुमने कागजात वापस न किए तो तुम्हारी आंखों के सामने इस लड़की की बोटियां काट दी जाएंगी, एक एक बोटी। क्या तुम इसे इसके तड़पने का मंजर देख सकोगे? नहीं। कर्नल बेसाख्ता चीख पड़ा। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें फूट आई थीं। सोफिया खड़ी कांपती रही। उसका सिर दोबारा चकराने लगा था। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे कमरे की रोशनी पर गर्द की तहें चढ़ती जा रही हैं। और फिर उस आदमी ने जो उसके साथ आया था आगे बढ़कर उसे संभाल लिया। वह बेहोश हो चुकी थी। उसे आराम कुर्सी में डाल दो, भारी जबड़ों वाले ने कहा। फिर कर्नल से बोला, अगर तुम्हें अब भी होश ना आए तो इसे तुम्हारी बदकिस्मती समझना चाहिए। कर्नल उसे चंद लम्हे घूरता रहा, फिर अपना ऊपरी होठ भींचकर बोला, उड़ा दो इसकी बोटियाँ। मैं कर्नल जरगाम हूँ, समझे? तुम्हें कागजात का साया तक नसीब नहीं होगा। भारी जबड़े वाले ने कहका लगाया। कर्नल, तुम ली यूका की ताकत से वाकिफ़ होने के बावजूद बच्चों की सी बातें कर रहे हो। उसने कहा, ली यूका ने तुम्हें कहाँ से खोद निकाला है? वैसे तुम ऐसी जगह पर छुपे थे जहाँ फरिश्ते भी पर नहीं मार सकते थे। वह ली यूका की ताकत थी जो दिन दहाड़े तुम्हारी लड़की को यहाँ उठा लाई। मैं कहता हूँ, आखिर वह कागजात तुम्हारे किस काम के हैं? यकीन जानो तुम उनसे कोई फ़ायदा नहीं उठा सकते। वैसे तुम अक्लमंद ज़रूर हो कि तुमने अभी तक वे कागजात पुलिस के हवाले नहीं किए। मुझे बताओ तुम चाहते क्या हो? मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहता। तुम्हारा जो दिल चाहे कर लो। करना कुर्राया। अच्छा? भारी जबड़े वाले ने अपने एक आदमी को इशारा करते हुए कहा, उस लड़की के पैर का अंगूठा काट दो। उस आदमी ने मेज पर से एक चमकदार कुल्हाड़ी उठाई और बेहोश सोफिया की तरफ बढ़ा। ठहरो! अचानक एक गरजदार आवाज़ सुनाई दी। ली यूका आ गया। साथ ही एक ज़ोरदार धमाका भी हुआ और सामने वाली दीवार पर आंखों को चुदिया देने वाली चमक दिखाई दी। सारा कमरा धुएं से भर गया। सफ़ेद रंग का गहरा धुआं जिसमें एक बालिश के फासले की चीज़ भी नज़र आ रही थी। धड़ाधड़ फर्नीचर उलटने लगा। कर्नल जरगाम की भी कुर्सी उलट गई, लेकिन उसे इतना होश था कि उसने अपना सिर फर्श से न लगने दिया। कमरे के दूसरे लोग नींद से चौंकते हुए कुत्तों की तरह शोर मचा रहे थे। अचानक कर्नल कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया। कोई उसका हाथ पकड़े हुए उसे एक तरफ खींच रहा था। कर्नल धुएं की घुटन की वजह से इतना बदहवास हो रहा था कि उस अज्ञात आदमी के साथ खिसता चला गया और फिर थोड़ी देर बाद उसने खुद को ताज़ा हवा में महसूस किया। उसके सिर पर खुला हुआ और तारों भरा आसमान था। उसने अंधेरे में उस आदमी को पहचानने की कोशिश की जो उसका हाथ पकड़े हुए तेज़ी से ढलान में उतर रहा था। उसने अपने कंधे पर किसी को लाद रखा था। इसके बावजूद उसके कदम बड़ी तेज़ी से उठ रहे थे। तुम कौन हो? कर्नल ने भर्राई हुई आवाज़ में पूछा। अली इमरान, MSc PhD, जवाब मिला। इमरान? चुपचाप चले आइए। वे जल्दी चट्टानों में एक सुरक्षित जगह पर पहुंच गए। ये चट्टानें कुछ इस किस्म की थी कि उनमें घंटों तलाश करने वालों को चक्कर दिया जा सकता था। इमरान ने बेहोश सोफिया को कंधे से उतारकर एक पत्थर पर लेटा दिया। क्यों? क्या है? कर्नल ने पूछा।
ज़रा एक चिंगम खाऊंगा। इमरान ने अपनी जेबें टटोलते हुए कहा। अजीब आदमी हो। अरे वह इमारत यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, कर्नल घबराए हुए लहजे में बोला। इसलिए तो मैं रुक गया हूँ। लगे हाथों ये तमाशा भी देख लूँ। क्या यहाँ से फायर स्टेशन नज़दीक है? क्या वहाँ आग लग गई है? कर्नल ने पूछा। जी नहीं, खामा खां बात का पतंगड़ बनेगा। वह तो सिर्फ धुएं का मामूली सा बम था। ज़रा देखिएगा धुएं का बादल। कर्नल ने इमारत की तरफ नज़र डाली। उसके ऊपरी हिस्से पर धुएं का घना बादल मंडरा रहा था। क्या वह बम तुमने? अरे तौबा, लाहौल विला। इमरान अपना मुंह पीटता हुआ बोला। मैं तो उसे टूथपेस्ट का ट्यूब समझे हुए था, मगर मुझे उन बेचारों पर तरस आता है क्योंकि इमारत से बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद हैं। मैंने पिछली रात ख्वाब में देखा था कि क़यामत के करीब ऐसा ज़रूर होगा, वगैरह वगैरह। इमरान, खुदा की कसम तुम हीरे हो। कर्नल दबे हुए जोश के साथ बोला। ओह, ऐसा ना कहिए, वरना कस्टम वाले ड्यूटी वसूल कर लेंगे। इमरान ने कहा। लेकिन आप यहाँ कैसे आ फंसे? मैं ऐसी जगह छुपा था इमरान कि वहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, लेकिन उन्होंने मुझे प्लेग के चूहे की तरह बाहर निकाल लिया। गैस? इमरान ने पूछा। हाँ, मैं एक गुफा में था। उन्होंने बाहर से गैस डालकर मुझे निकलने पर मजबूर कर दिया। लेकिन सोफिया यहाँ कैसे पहुँची? ठहरिए, इमरान हाथ उठाकर बोला और शायद दूर की कोई आवाज़ सुनने लगा। फिर उसने जल्दी से कहा, इस बारे में फिर कभी बताऊंगा। उठिए, गाड़ियाँ आ गई हैं। उसने फिर सोफिया को उठाना चाहा, लेकिन कर्नल ने रोक दिया। वह उसे गोद में उठाकर इमरान के पीछे चलने लगा। उतराई बहुत तेज़ थी, लेकिन फिर भी वे संभल संभल कर नीचे उतर रहे थे। फिर उन्हें पतली सी बल खाती हुई सड़क नजर आई। तारों की छाँव में सड़क साफ दिखाई दे रही थी। अचानक नीचे से लाल रंग की रोशनी की एक किरण आकर चट्टानों पर फैल गई। कर्नल के मुंह से अजीब सी आवाज़ निकली। ओह, फिक्र ना कीजिए, पुलिस है, इमरान ने कहा। फिर जल्दी 5-6 आदमी उनकी मदद के लिए ऊपर चढ़ाए। उनमें इंस्पेक्टर खालिद भी था। उस इमारत में तो आग लग गई है, उसने इमरान से कहा। उन लोगों को भिजवाने का इंतज़ाम करो, इमरान बोला, और तुम मेरे साथ आओ। सिर्फ 10 आदमी काफ़ी होंगे। फिर उसने कर्नल से कहा, आप बहुत कमज़ोर हो गए, इसलिए इस वक्त पुलिस को कोई बयान न दीजिएगा। क्या मतलब? खालिद भन्ना कर बोला। कुछ नहीं प्यारे, तुम मेरे साथ आओ, आदमियों को भी लाओ। सब वहीं मौजूद हैं, खालिद बोला। कर्नल और सोफिया नीचे पहुंचाए जा चुके थे। इमरान खालिद के साथ फिर उस इमारत की तरफ बढ़ा, जिसकी खिड़कियों से गहरा धुआं निकलकर आकाश में बल खा रहा था। इमारत के गिर्द काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। खालिद के आदमी जल्दी आ मिले और इमरान उन्हें साथ लेकर अंदर घुसता चला गया। बाहर के सारे दरवाजे उसने पहले ही बंद कर दिए थे, इसलिए इमारत के लोग बाहर नहीं निकल सकते थे, और बाहर वालों की अभी तक हिम्मत नहीं पड़ी थी कि इमारत में कदम रख सकते। इमारत में कुछ कमरे ऐसे भी थे जहां अभी तक धुआं गहरा नहीं हुआ था। ऐसे कमरों में से एक में उन्हें 5 आदमी मिल गए थे। वे सब पसीने में नहाए हुए बुरी तरह हाफ रहे थे। क्या बात है? इमरान ने पहुंचते ही ललकारा। उसे देखकर उन सब की हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई। बोलते क्यों नहीं? इमरान फिर गरजा। उनमें से कोई कुछ न बोला। इमरान ने खालिद से कहा, ये शिफ्टेन के आदमी हैं, धुएं के बम बना रहे थे, एक फट गया। बकवास है, भारी जबड़ों वाले ने चीख कर कहा। खैर परवाह नहीं, खालिद गर्दन झटक कर बोला। मैं तुम्हें अपहरण के इल्ज़ाम में हिरासत में लेता हूँ। ये भी एक फिजूल सी बात होगी, भारी जबड़ों वाला मुस्कुरा कर बोला। हमने किसी को भी छुपा कर नहीं रखा। हाँ खालिद साहब, इमरान ने मूर्खतापूर्ण अंदाज में आंखें फिराकर कहा। इससे काम नहीं चलेगा। ज़ोर ज़बरदस्ती का सबूत तो शायद यहाँ से उड़ चुका है। नहीं, ये लोग बम बना रहे थे। हथकड़ियाँ लगा दो, खालिद ने अपने आदमियों की तरफ मुड़कर कहा। देखो, मुसीबत में फंस जाओगे तुम लोग, भारी जबड़े वाला झल्ला कर बोला। फिक्र ना करो, खालिद ने जेब से रिवॉल्वर निकालते हुए कहा। चुपचाप हथकड़ियाँ लगवा लो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं ज़रा फौजी किस्म का आदमी हूँ। उन सब के हथकड़ियाँ लग गईं। जब वे पुलिस की गाड़ी में बैठाए जा चुके तो खालिद ने इमरान से कहा, अब बताइए क्या चार्ज लगाया जाए इनके खिलाफ़? बम साजी। आसपास के लोगों ने धमाका ज़रूर सुना होगा। 10-12 शेर गंदक और 2-1 जार तेजाब के मारे से बरामद कर लो, समझे? बस इतना ही काफ़ी है। और वो शिफ्टेन वाला मामला? खालिद ने पूछा। फ़िलहाल तुम्हारे फरिश्ते भी उसके लिए सबूत नहीं जुटा सकते। अच्छा, मैं चला, कम से कम उसकी ज़मानत तो होने ही न देना। दूसरी सुबह कर्नल जरगाम की कोठी के कंपाउंड में गुप्तचर विभाग के डीएस की कार खड़ी दिखाई दी। वह अंदर कर्नल का बयान ले रहा था। इमरान ने रात ही कर्नल को अच्छी तरह पक्का कर लिया था। इस वक्त कर्नल ने वही सब कुछ दोहराया जो उसे इमरान ने बताया था। उसने डीएस को बताया कि उसे भी शिफ्टेन का खत मिला था और वह उसी के खौफ से उड़नछू हो गया था। फिर उसने डीएस की ज़रा का जवाब देते हुए बताया कि वह इससे पहले भी एक बार शिफ्टेन का शिकार हो चुका है। उस मौके पर उसे 50,000 रुपये से हाथ धोने पड़े थे, लेकिन उसे आज तक ये ना मालूम हो सका कि शिफ्टेन किसी एक आदमी का नाम है या किसी गिरोह का। बहरहाल कर्नल ने ली यूका और उसके मामलात की हवा भी नहीं लगने दी। पिछली रात की घटना के बारे में उसने बयान दिया कि शिफ्टेन के आदमी उस पर और उसकी लड़की पर हमला करके 1 लाख रुपए की मांग कर रहे थे कि अचानक इमारत में एक धमाका हुआ। शिफ्टेन के आदमी बदहवास हुए। इस तरह उन्हें निकल आने का मौका मिल गया। चूँकि उसका
सेक्रेटरी इमरान पहले ही से सोफिया की तलाश में उधर के चक्कर काट रहा था, इसलिए उसने फ़ौरन ही उनकी मदद की थी। पता नहीं डीएस इस बयान से मुतमईन भी हुआ या नहीं। बहरहाल फिर वह ज़्यादा देर तक वहाँ नहीं ठहरा। सोफिया अभी तक खौफजदा थी। उसने इमरान से पूछा, इमरान साहब अब क्या होगा? अब गाना नाचना सभी कुछ होगा, तुम बिल्कुल फ़िक्र ना करो। इमरान ने कहा, क्या आपने सच में बम फेंका था? अरे तौबा तौबा, इमरान अपना मुंह पीट कर बोला, ऐसी बातें ज़बान से ना निकालिए वरना मेरी मम्मी मुझे घर से निकाल देगी। सोफिया फिर कुछ कहने वाली थी कि कर्नल ने अपने कमरे से इमरान को आवाज़ दी। इमरान सोफिया को वहीं छोड़कर कर्नल के कमरे में चला गया। कर्नल अकेला था। उसने इमरान के दाखिल होते ही कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। इधर देखो, कर्नल ने मेज़ की तरफ इशारा किया जिस पर एक बड़ा सा खंजर पड़ा हुआ था। गालिबन ली यूका की तरफ से धमकी। इमरान मुस्कुराकर बोला, खुदा की कसम तुम बड़े ज़हीन हो। कर्नल ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कांपती हुई आवाज़ में कहा, हाँ, ली यूका की तरफ से एक खुला खत और ये खंजर इस कमरे में। मुझे हैरत है कि उन्हें कौन लाया। इमरान ने आगे बढ़कर खत मेज़ से उठा लिया। खत के मजमून के नीचे ली यू का लिखा था। इमरान ऊंची आवाज़ में खत पढ़ने लगा। कर्नल जरगाम, तुम्हें सिर्फ एक मौका और दिया जाता है, अब भी सोच लो, वरना तुम्हारा एक भतीजा कल शाम तक कत्ल कर दिया जाएगा। तुम उसे चाहे कहीं छुपा दो। इस पर भी तुम्हें होश ना आया तो फिर अपनी लड़की की लाश देखोगे। अगर तुम कागजात वापस करने पर तैयार हो तो आज शाम को 5 बजे एक गैस भरा हुआ सुर्ख रंग का गुब्बारा अपनी कोठी के कंपाउंड से उड़ा देना। खत खत्म करके इमरान कर्नल की तरफ देखने लगा। कर्नल डिक्सन मुझसे सही वाक्य सुनना चाहता है, कर्नल ने कहा। उसे शिफ्टेन वाली दास्तान पर यकीन नहीं आया। समझ में नहीं आता कि शिफ्टेन कौन है और कहाँ से अटपका। शिफ्टेन? इमरान मुस्कुरा कर बोला, कुछ भी नहीं है। उसे ली यूका की सिर्फ एक मामूली सी चाल कह लीजिए। उसने ये हरकत सिर्फ इसलिए की कि आप पुलिस की मदद ना हासिल कर सके। ज़रा इस तरह सोचिए, शहर के सारे खाते पीते लोग पुलिस से किसी शिफ्टेन की शिकायत करते हैं। अचानक आप भी पुलिस से मदद मांगते हैं और आप ली यूका की दास्तान सुनाते हैं। नतीजा जाहिर है कि पुलिस शिफ्टेन और ली यूका दोनों को बकवास समझेगी। उससे आपकी मदद के बजाय यही जवाब पाएंगे कि शहर के किसी सिरफिरे आदमी ने लोगों को परेशान करने के लिए ये सारा ढोंग रचाया है। क्यों, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? तुम ठीक कह रहे हो, कर्नल को सोचता हुआ बोला। मगर अब मेरी अक्ल जवाब दे रही है। समझ में नहीं आता कि डिक्सन से क्या कहूँ। हम दोनों कई साल तक हम निवाला और हम प्याला रहे। हमारे बीच में कभी कोई राज राज नहीं रहा। मेरा ख्याल है कि आप सब कुछ उसे बता दीजिए और हम सब एक जगह पर बैठकर आपस में मशवरा करें। घर भर को इकट्ठा कर लीजिए। इससे क्या होगा? हो सकता है कि उनमें से कोई एक सही तदबीर सोच सके। फिर सोचता हूँ कि क्यों ना वे कागजात पुलिस के हवाले कर दूँ, कर्नल अपनी पेशानी रगड़ता हुआ बोला। इस सूरत में आप ली यूका के इंतकाम से न बच सकेंगे। यही सोचकर तो रह जाता हूँ, कर्नल ने कहा। लेकिन इमरान बेटे, यकीन है कि कागजात वापस कर देने के बाद भी मैं न बच सकूँगा। ना सिर्फ आप, इमरान को सोचता हुआ बोला, बल्कि वे लोग भी खतरे में पड़ जाएंगे जो इस वक्त आपका साथ दे रहे हैं। फिर मैं क्या करूं? जो कुछ मैं कहूं वही कीजिएगा, इमरान ने कहा। करूंगा। तो बस अब खामोश रहिएगा। मैं नौकरों के अलावा घर के सारे लोगों को इकट्ठा करके उनसे मशवरा करूंगा। वैसे अगर आप इस दौरान चाहें तो वह फिल्मी गीत गा सकते हैं। क्या बोलते उसके? हाँ, दिल लेके चले तो नहीं जाओगे, हो राजा जी, हो राजा जी। क्या बेहूदगी है, कर्नल ने झल्लाकर कहा, फिर यकायक हंसने लगा। उसी दिन 5 बजे शाम को एक गैस भरा गुब्बारा कर्नल की कोठी के कंपाउंड से आकाश में उड़ रहा था। कंपाउंड में सभी लोग मौजूद थे और इमरान तालियां बजा बजा कर बच्चों की तरह हंस रहा था। कर्नल के मेहमानों ने उसकी इस हरकत को अच्छी नज़रों से नहीं देखा, क्योंकि उन सबके चेहरे उतरे हुए थे। कर्नल ने आज दोपहर को उन सबके सामने ली यूका की दास्तान दोहरा दी थी। इस पर सबने यही राय दी थी कि उस खतरनाक आदमी के कागजात वापस कर दिए जाएं। कर्नल डिक्सन पहले भी ली यूका का नाम सुन चुका था। यूरोप वालों के लिए यह नाम नया नहीं था, क्योंकि ली यूका का कारोबार हर महाद्वीप में फैला था। यह तिजारत 100% गैरकानूनी थी, मगर फिर भी आज तक कोई भी ली यूका पर हाथ नहीं डाल सका था। कर्नल डिक्सन और बारतोश ली यूका का नाम सुनते ही सफ़ेद पड़ गए थे। रात के खाने के वक्त से पहले ही ली यूका की तरफ से जवाब आ गया, बिल्कुल उसी रहस्यमय ढंग से जैसे सुबह वाला पैगाम मिला था। आरिफ ने दरवाजे की चौखट में एक खंजर गड़ा हुआ देखा, जिसकी नोक कागज़ के एक टुकड़े को छेदती हुई चौखट में घुस गई थी। कागज़ का ये टुकड़ा दरअसल ली यूका का खत था, जिसमें कर्नल को निर्देश दिया गया था कि वह दूसरे दिन ठीक 9 बजे उन कागजात को देवगढ़ी वाली मशहूर सियाह चट्टान के किसी कोने में खुद रख दे या किसी से रखवा दे। ली यूका की तरफ से यह भी लिखा गया था कि अगर कर्नल को किसी किस्म का भय महसूस हो तो वह अपने साथ जितने आदमी भी लाना चाहे ला सकता है। अलबत्ता किसी तरह की चालाकी की सूरत में उसे किसी तरह भी माफ़ न किया जा सकेगा। खाने की मेज़ पर इस खत के सिलसिले में गर्मा गर्म बहस छिड़ गई। क्या ली यू का भूत है? कर्नल डिक्सन की लड़की मार्था ने कहा। आखिर ये खत यहाँ कैसे आते हैं? इसका मतलब तो यह है कि ली यू का कोई आदमी नहीं बल्कि रूह है।
हाँ, इमरान से रिलाकर बोला। हो सकता है, यकीनन ये किसी अफीमची की रूह है जिसने रूहों की दुनिया में भी ड्रग्स की तस्करी शुरू कर दी है। एक तरकीब मेरे जहन में, बारतोश ने कर्नल जरगाम से कहा, लेकिन बच्चों के सामने मैं इसका जिक्र ज़रूरी नहीं समझता। मिस्टर बारतोश, इमरान बोला, आप मुझे तो बच्चा नहीं समझते। तुम शैतान के भी दादा हो। बारतोश अनायास मुस्कुरा पड़ा। शुक्रिया, मेरे पोते मुझे हर हाल में याद रखते हैं, इमरान ने संजीदगी से कहा। कर्नल डिक्सन उसे घूरने लगा। वह अब भी इमरान को कर्नल जरगाम का प्राइवेट सेक्रेटरी समझता था, इसलिए उसे एक छोटे आदमी का बारतोश जैसे सम्मानित मेहमान से बेतकल्लुफ़ होना बहुत बुरा लगा। लेकिन वह कुछ बोला नहीं। खाने के बाद सोफिया, मार्ता, अनवर और आरिफ उठ गए। कर्नल जरगाम बड़ी बेचैनी से बारतोश के मशवरे का इंतज़ार कर रहा था। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, बारतोश ने ठहरे हुए लहजे में कहा। बज़ाहिर मुझसे इस किस्म की उम्मीद नहीं की जा सकती कि मैं किसी ऐसे उलझे हुए मामले में कोई मशवरा दे सकूँगा। मिस्टर बारतोश, कर्नल जरगाम बेसब्री से हाथ उठाकर बोला, तकल्लुफ़ात किसी दूसरे मौके के लिए उठा रखिएगा। बारतोश चंद लम्हे सोचता रहा, फिर उसने कहा, ली यूका का नाम मैंने बहुत सुना है और मुझे ये भी मालूम है कि वह इस किस्म की मुहिमों से खुद भी हिस्सा लेता है। उसके बारे में अब तक मैंने जो कहानियाँ सुनी हैं, अगर वे सच्ची हैं तो फिर ली यूका को इस वक्त सोनागिरी में ही मौजूद होना चाहिए। अच्छा, इमरान अपने दीदे फिराने लगा। अगर वह यहीं है तो हमें इस मौके से ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए, बारतोश ने कहा। मैं आपका मतलब नहीं समझा, कर्नल बोला। अगर हम ली यूका को पकड़ सके तो ये इंसानियत की एक बहुत बड़ी खिदमत होगी। कर्नल घृणास्पद अंदाज में हंस पड़ा, लेकिन इस हंसी में झल्लाट का तत्व ज़्यादा था। उसने कहा, आप ली यूका को पकड़ेंगे? उस ली यूका को जिसकी तहरीरें मेरी मेज़ पर पाई जाती हैं? यानी वह जिस वक्त चाहे हम सबको मौत के घाट उतार सकता है? बारतोश ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, आप ये समझते हैं कि ली यूका या उसका कोई आदमी कुदरत की तमाम ताकत का मालिक है? नहीं डियर कर्नल, मेरा दावा है कि इस घर का कोई आदमी ली यूका से मिला हुआ है। फिर उसने अपनी बात में वजन पैदा करने के लिए मेज पर घूंसा मारते हुए कहा, मेरा दावा है कि इसके अलावा और कोई बात नहीं। कमरे में सन्नाटा छा गया। कर्नल जरगाम सांस रोके हुए बारतोश की तरफ देख रहा था। मैं मिस्टर बारतोश से सहमत हूँ, इमरान की आवाज़ सुनाई दी। उसके बाद फिर सन्नाटा हो गया। आखिर कर्नल जरगाम गला साफ करके बोला, वह कौन हो सकता है? कोई भी हो, बारतोश ने लापरवाही से अपने कंधे हिलाए। जब वास्ता ली यूका से हो तो किसी पर भी भरोसा न करना चाहिए। आपसे गलती हुई थी कर्नल साहब, इमरान ने कर्नल जरगाम से कहा। आपको पहले मिस्टर बारतोस से बात करनी चाहिए। ली यूका के बारे में उनकी जानकारी बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, मैं ली यूका के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। एक ज़माने में मेरी ज़िंदगी इंतहाई पिछड़े तबके में गुजरी है, जहाँ चोर, बदमाश और नाजायज़ तिजारत करने वाले आम थे। ज़िंदगी के उसी दौर में मुझे ली यूका के बारे में बहुत कुछ सुनने को मिला था। कर्नल, क्या तुम ये समझते हो कि ली यूका इन कागजात को अपने आदमियों के ज़रिए हासिल करेगा? हरगिज़ नहीं। वह उन्हें उस जगह से उठाएगा जहाँ ये रख दिए जाएंगे। ली यूका का कोई आदमी नहीं जानता कि वह कौन है और इन कागज़ों में है क्या। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि इनमें से कोई ऐसी चीज़ नहीं जिससे ली यूका की शख्सियत पर रोशनी पड़ सके, कर्नल जरगाम ने कहा। वाह, इमरान गर्दन झटक कर बोला, जब आप चीनी और जापानी ज़बानों से वाकिफ़ नहीं हैं तब ये बात इतने भरोसे के साथ कैसे कह रहे हैं? चीनी और जापानी ज़बानें? बारतोश किसी सोच में पड़ गया। फिर उसने कहा, क्या आप मुझे वे कागजात दिखा सकते हैं? हरगिज़ नहीं, कर्नल ने इनकार में सिर हिलाकर कहा। यह नामुमकिन है। मैं उन्हें एक पैकेट में रखकर सील करने के बाद ली यूका की बताई हुई जगह पर पहुंचा दूंगा। आप इंसानियत पर जुल्म करेंगे? बारतोश पुरजोश लहजे में बोला। बेहतर तरीका यह है कि आप खुद को पुलिस की हिफाजत में देकर कागजात उसके हवाले कर दें। मिस्टर बारतोश, मैं बच्चा नहीं हूँ, कर्नल ने तल्ख लहजे में कहा। कागजात बहुत दिनों से मेरे पास महफूज हैं। अगर मुझे पुलिस की मदद हासिल करनी होती तो कभी का कर चुका होता। फिर आखिर उन्हें इतने दिनों तक रोके रखने का क्या मकसद था? मकसद साफ है, कर्नल डिक्सन पहली बार बोला। जरगाम सिर्फ इसलिए अभी तक जिंदा है कि वे कागजात अभी तक उसके कब्ज़े में हैं। अगर ली यूका का हाथ उन पर पड़ गया होता तो जरगाम हम में न बैठा होता। ठीक है, बारतोश ने कुछ सोचते हुए सिर हिलाया। लेकिन तुम्हारी स्कीम क्या थी? कर्नल जरगाम ने बेसब्री से कहा। ठहरो, मैं बताता हूँ, बारतोश ने कहा। चंद लम्हे खामोश रहकर रहा, फिर बोला, ली यूका बताई हुई जगह पर अकेला आएगा। मुझे यकीन है, अगर वहाँ कुछ लोग पहले ही छुपा दिए जाएं तो। तजवीज़ अच्छी है, इमरान सिर हिलाकर बोला, लेकिन अभी आप कह चुके हैं कि खैर हटाइए उसे। मगर बिल्ली की गर्दन में घंटी बांधेगा कौन? कर्नल साहब पुलिस को इस मामले में डालना नहीं चाहते, और फिर ये भी ज़रूरी नहीं कि वह बिल्ली चुपचाप गले में घंटी बंधवा ही ले। तुम मुझे वह जगह दिखाओ, फिर मैं बताऊंगा कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, पारतोष ने अकड़ कर कहा। थोड़ी देर खामोशी रही, फिर वे सरगोशियों में मशवरा करने लगे। आखिर यह तय पाया कि वे लोग उसी वक्त चलकर देवगढ़ी की सियाह चट्टान का जायज़ा लें। कर्नल जरगाम हिचकिचा रहा था, लेकिन इमरान की सरगर्मी देखकर उसे भी हाँ में हाँ मिलानी पड़ी। वह अब इमरान की मुक्ताओं पर भी भरोसा करने लगा था।
रात अंधेरी थी। कर्नल जरगाम, कर्नल डिक्सन, बारतोश और इमरान मुश्किल रास्तों पर चक्कर खाते हुए देवगढ़ी की तरफ बढ़ रहे थे। उनके हाथों में छोटी छोटी टॉर्चें थीं जिन्हें वे अक्सर रोशन कर लेते थे। डिक्सन, जरगाम और बारतोश के पास हथियार थे। इमरान के बारे में भरोसे से कुछ नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि वैसे तो उसके हाथ में एयरगन नज़र आ रही थी, लेकिन एयरगन ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसकी मौजूदगी में किसी आदमी को हथियारबंद कहा जा सके। काली चट्टान के करीब पहुंचकर वे रुक गए। यह एक बहुत बड़ी चट्टान थी। अंधेरे में वह बहुत खौफनाक नज़र आ रही थी। उसकी बनावट कुछ इस किस्म की थी कि वे दूर से किसी बहुत बड़े अजगर का फैला हुआ मुंह मालूम होती थी। तकरीबन आधे घंटे तक बारतोश उसका जायज़ा लेता रहा। फिर उसने आहिस्ता से कहा, बहुत आसान है, बहुत आसान है। ज़रा उन गुफाओं की तरफ देखो, इनमें हज़ारों आदमी एक समय में छुप सकते हैं। हमें ज़रूर इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। ली यूका के लिए सिर्फ एक आदमी काफ़ी होगा, इमरान ने कहा। मैं आज तक समझ ही नहीं सका कि तुम किसके आदमी हो, बारतोश झुंझला गया। क्या मैंने कोई गलत बात कही है? इमरान ने संजीदगी से कहा। फिजूल बातें ना करो, कर्नल डिक्सन ने कहा। अच्छा, तो आप हज़ारों आदमी कहाँ से लाएंगे, जबकि कर्नल जरगाम पुलिस को भी बीच में नहीं लाना चाहते? पुलिस को बीच में लाना पड़ेगा, बारतोश बोला। हरगिज़ नहीं, कर्नल जरगाम ने सख्ती से कहा। पुलिस मुझे या मेरे घर वालों को ली यूका के इंतकाम से नहीं बचा सकेगी। तब तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता, बारतोश मायूसी से बोला। मैं यही चाहता कि कुछ ना हो, कर्नल जरगाम ने कहा। थोड़ी देर तक खामोशी रही, फिर अचानक इमरान ने कहका लगाकर कहा, तुम सब पागल हो गए। मैं तुम सबको गधा समझता हूँ। फिर उसने एक तरफ अंधेरे में छलांग लगा दी। उसके गाई गई की आवाज़ सनसनाटे में गूंजती हुई आहिस्ता आहिस्ता दूर होती चली गई। क्या यह सचमुच पागल है? कर्नल डिक्सन बोला, या फिर खुद ही ली यूका था? किसी ने जवाब न दिया। उनकी टॉर्चों की रोशनियां दूर दूर तक अंधेरे के सीने को चीर रही थी, लेकिन उन्हें इमरान की परछाई भी नहीं दिखाई दी। दूसरी सुबह मेहमान और घरवाले सभी बड़ी बेचैनी से कर्नल जरगाम का इंतज़ार कर रहे थे। वह ली यूका के कागजात का पैकेट लेकर अकेला देवगढ़ी की तरफ गया था। सबने उसे समझाने की कोशिश की थी कि उसका अकेले जाना ठीक नहीं, मगर कर्नल किसी को भी अपने साथ ले जाने के लिए तैयार नहीं हुआ था। इमरान तो रात से ही गायब था। उन्होंने उसे बड़ी देर तक चट्टानों गुफाओं में तलाश किया था और फिर थक हार कर वापस आ गए थे। सोफिया को भी इमरान की इस हरकत पर आश्चर्य था, मगर उसने किसी से कुछ नहीं कहा। लगभग 10 बजे कर्नल जरगाम वापस आ गया। उसके चेहरे से थकान जाहिर हो रही थी। उसने कुर्सी पर गिरकर अपना जिस्म फैलाते हुए एक लंबी अंगड़ाई ली। क्या रहा? कर्नल डिक्सन ने पूछा। कुछ नहीं, वहाँ बिल्कुल सन्नाटा था। मैं पैकेट एक महफूज जगह पर रखकर वापस आ गया, जरगाम ने कहा। थोड़ी देर खामोश रहा, फिर कहने लगा, वहाँ से सही सलामत वापस आ जाने का मतलब यह है कि अब ली यूका मुझे या मेरे ख़ानदान वालों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। वह भी कुछ और भी कहता, लेकिन अचानक उन सबने इमरान का कहका सुना। वह कंधे से एयरगन लटकाए हाथ झुलाता हुआ कमरे में दाखिल हो रहा था। उसके चेहरे पर उस वक्त सामान्य से ज़्यादा मूर्खता बरस रही थी। वाह कर्नल साहब, उसने फिर कहका लगाया। खूब बेवकूफ़ बनाया ली यूका को। नजीबुल्ला नहीं, शायद सुभान अल्लाह कहना चाहिए। वाकई आप बहुत ज़हीन आदमी हैं। क्या बात है? कर्नल जरगाम झुंझला गया। यही पैकेट रखा था ना आपने? इमरान जेब से भूरे रंग का एक पैकेट निकाल कर दिखाता हुआ बोला। क्या? ये क्या किया तुमने? कर्नल उछल कर खड़ा हो गया। इमरान ने पैकेट फाड़ कर उसके कागजात फर्श पर डालते हुए कहा, ली यूका से मजाक करते हुए आपको शर्म आनी चाहिए थी। इसके बावजूद भी उसने आपको ज़िंदा रहने दिया। फर्श पर बहुत सारे सादे कागजात बेतरतीबी से बिखरते हुए थे। कर्नल बौखलाए हुए अंदाज में बड़बड़ाता हुआ कागज़ों पर झुक गया, मगर वह चंद लम्हे बाद बदहवासी में बोला, मैंने तो कागजात रखे थे, तुमने से वहाँ से उठाई क्यों? इसलिए कि मैं ही ली यूका हूँ, इमरान ने गरज कर कहा। तुम? कर्नल हकला कर रह गया। बाकी लोग भी मुंह खोले इमरान को घूर रहे थे। अब इमरान के चेहरे पर मूर्खता की बजाय ओज बरस रहा था। नहीं नहीं, सोफिया खौफज़दा आवाज़ में चीखी। इमरान ने कंधे से एयरगन उतारी और उसे बारतोश की तरफ तान कर बोला, मिस्टर बारतोश, पिछली रात तुम मुझे पकड़ने की स्कीमें बना रहे थे। अब बताओ, तो मैं तुम्हें सबसे पहले ख़त्म कर दूंगा। यह क्या बदतमीज़ी है? बारतोश जरगाम की तरफ देखकर गुर्राया। मैं इसे नहीं बर्दाश्त कर सकता। फिर वह कर्नल डिक्सन से बोला, मैं किसी होटल में रहना ज़्यादा पसंद करूँगा। ये बदतमीज़ सेक्रेटरी शुरू से ही हमारा मजाक उड़ाता रहा है। जरगाम, डिक्सन ने कहा, ऐसे बेहुदा सेक्रेटरी से कहो कि वो मिस्टर बारतोश से माफ़ी मांग ले। मिस्टर बारतोश, इमरान चुपते हुए लहजे में बोला, मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन तुम असली कागजात का पैकेट हजम नहीं कर सकोगे। बेहतर यही है कि उसे मेरे हवाले कर दो। क्या मतलब? कर्नल जरगाम एक बार फिर उछल पड़ा। बारतोश का हाथ बड़ी तेज़ी से जेब की तरफ गया, लेकिन दूसरे ही पल इमरान की एयरगन चल गई। बारतोश चीख मारकर पीछे हट गया। उसके बाजू से खून का फव्वारा निकल रहा था। फिर उसने इमरान पर छलांग लगाई। इमरान बड़ी फुर्ती से एक तरफ हट गया।
बारतोश अपने ही जोर में सामने वाली दीवार से जा टकराया। इमरान उसके कूल्हे पर एयरगन का कुंदा रसीद करता हुआ बोला, कन्फ्यूशियस ने कहा था। बारतोश फिर पलटा, लेकिन इस बार उसका रुख दरवाजे की तरफ था। ये क्या बेहूदगी है? कर्नल जरगाम हलक फाड़कर चीखा। ठीक उसी वक्त इंस्पेक्टर खालिद कमरे में दाखिल हुआ और उसने भागते हुए बारतोश की कमर पकड़ ली। हालांकि बारतोश के बाजू की हड्डी टूट चुकी थी, लेकिन फिर भी उसका झटका इतना ज़ोरदार था कि खालिद उछलकर दूर जा गिरा। इस बार इमरान ने राइफल का कंधा उसके सिर पर रसीद करते हुए कहा, कन्फ्यूशियस इसके अलावा और क्या कहता? बारतोश चकरा कर गिर पड़ा। इमरान उसे गिरेबान से पकड़कर उठाता हुआ बोला, ज़रा ली यूका की शक्ल देखना, वह ली यूका जिसने 200 साल से दुनिया को चक्कर में डाल रखा था। क्या तुम पागल हो गए हो? कर्नल डिक्सन चीख कर बोला। इमरान ने उसकी तरफ ध्यान दिए बगैर इंस्पेक्टर खालिद से कहा, उसके पास से असली कागजात का पैकेट बरामद करो। इस दौरान वर्दीधारी और हथियारबंद कांस्टेबलों के जत्थे इमारत के अंदर और बाहर इकट्ठा होते जा रहे थे। इमरान ने ली यूका या बारतोश को एक आराम कुर्सी में डाल दिया। उसके कपड़ों की तलाशी लेने पर वाकई उसके पास से खाकी रंग का सील किया हुआ पैकेट बरामद हुआ। खालिद ने उसे अपने कब्जे में कर लिया। बारतोश पर बेहोशी छाने लगी थी। फिर अचानक उसकी आंखें बंद हो गईं। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये ली यूका है? कर्नल डिक्सन ने कहा। आहा कर्नल, इमरान मुस्कुराकर बोला, कल रात उसने क्या कहा था? ली यूका कागजात खुद हासिल कर लेगा। उसने ठीक ही कहा था। हासिल कर लिए उसने। उसके अलावा दुनिया का कोई आदमी ली यूका नहीं हो सकता। पिछली रात उसने इस किस्म की बातें कर्नल का भरोसा हासिल करने के लिए की थी। क्यों कर्नल, आपने उसी के सामने कागजात का पैकेट बनाया था? ये सभी मौजूद थे। कर्नल जरगाम सूखे होठों पर जबान फेर कर बोला। मुझे इस पर उसी दिन शक हो गया था जब ये मुझे जड़ी बूटियों की तलाश के बहाने चट्टानों में ले गया था और वापसी पर मैंने सोफिया को गायब पाया था। बहरहाल कल रात को उसने कागजात अपने कब्जे में कर लिए थे और उनकी जगह सादे कागजात का पैकेट रख दिया था। क्यों कर्नल डिक्सन, ये तुम्हारा दोस्त कब बना था? आज से 3 साल पहले, जब यह लंदन में रहता था। शिफ्टेन को ले जाओ इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर ने खालिद से कहा। शिफ्टेन या ली यूका, तुमने आज एक बहुत बड़े मुजरिम को गिरफ्तार किया है। वह मुजरिम जो 200 साल से सारी दुनिया को उंगलियों पर नचाता रहा है। 200 साल वाली बात मेरी समझ में नहीं आती, खालिद ने कहा। तुम इसे फ़िलहाल ले जाओ, 2 घंटे बाद मुझसे मिलना, रिपोर्ट तैयार मिलेगी। इमरान बोला। बहरहाल ली यूका को तुमने गिरफ्तार किया है। अली इमरान MSc PhD का नाम कहीं नहीं आना चाहिए। वह शाम कम से कम कर्नल जरगाम के लिए आनंददायक थी। हालांकि कर्नल डिक्सन को भी अब बारतोश के पर्दे में ली यूका के वजूद का यकीन आ गया था, मगर फिर भी उसके चेहरे पर मुर्दनी छाई हुई थी। पता नहीं उसे इस हादसे का सदमा था या इस बात की शर्मिंदगी थी कि वह जरगाम के दुश्मन को उसका मेहमान बनाकर लाया था। चाय की मेज़ पर सोफिया की कहकही गूंज रहे थे। शायद पहली बार वह इस तरह दिल खोल कर कहके लगा रही थी। इमरान के चेहरे पर वही पुरानी मूकता दिखाई दे रही थी। ये 200 साल वाली बात मैं भी नहीं समझ सका। कर्नल जरगाम ने इमरान की तरफ देखकर कहा। 200 साल तो बहुत कम है। जो तरीका ली यूका ने अपना रखा था उससे उसका नाम हज़ारों साल तक जिंदा रहता। इमरान सिर हिलाकर बोला। ली यूका सिर्फ एक नाम है जिसे नस्ल दर नस्ल अलग अलग लोग अपनाते रहते हैं। तरीका बड़ा अजीब है। किसी ली यूका ने भी अपनी औलाद को अपना वारिस नहीं बनाया। यह दरअसल ली यूका का पर्सनल चुनाव होता था। वह अपने गिरोह ही के किसी आदमी को अपनी विरासत सौंपकर दुनिया से रुखसत हो जाता है, और ये चुनाव वह उसी वक्त करता है जब उसे यकीन हो जाए कि वह बहुत जल्द मर जाएगा, और फिर दूसरा ली यूका बिल्कुल उसी के नक्शे कदम पर चलना शुरू कर देता है। मेरा ख्याल है कि बारतोश को मैंने दूसरे ली यूका के चुनने का मौका ही नहीं दिया, इसलिए हमें फ़िलहाल यही सोचना चाहिए कि दुनिया ली यूका के वजूद से पाक हो गई, लेकिन शायद हम उसके गिरोह के बदले से ना बच सके। कर्नल डिक्सन भराई हुई आवाज़ में बोला। हरगिज़ नहीं, इमरान ने मुस्कुराकर कहा। अब ली यूका के गिरोह का हर आदमी कम से कम करोड़पति तो ज़रूरी हो जाएगा। बस ये समझो कि गिरोह टूट गया। ली यूका की मौजूदगी में उन पर दहशत सवार रहती थी और वह उसके गुलामों से भी बदतर थे। दहशत की वजह यह थी कि ली यूका छुपा होता था और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि पिछले 25 साल से उसका गिरोह बगावत पर आमादा रहा है। उसकी तरफ से आप लोग बेफिक्र रहें। कोई ली यूका के नाम पर आपकी तरफ उंगली भी ना उठा सकेगा। लेकिन तुम्हें यकीन कैसे आ गया था कि बारतोश ली यूका है? कर्नल जरगाम ने पूछा। मुझे इस पर उसी दिन शक हो गया जब वह मुझे जड़ी बूटियों की तलाश में ले गया था। उसके बाद से मैं लगातार उसकी टोह में लगा रहा, और पिछली रात को मैंने खुद उसे चौखट में खंजर गाड़ते देखा था। ओह, कर्नल की आंखें फैल गईं। मगर इमरान साहब, आपने अपनी कामयाबी का सेहरा इंस्पेक्टर खालिद के सर क्यों डाल दिया? सोफिया ने पूछा। ये एक लंबी दास्तान है, इमरान ठंडी सांस लेकर बोला। मैं नहीं चाहता कि मेरा नाम इस सिलसिले में मशहूर हो। आखिर क्यों? हाँ, मेरी मम्मी ठेठ पूर्वी किस्म की औरत है और डैडी 100% अंग्रेज़। अल्लाह बचाए, कभी कभी जूतियाँ संभाल लेती हैं और फिर मेरी समझ में नहीं आता कि कितने फासले पर हूँ। यकीन कीजिए कि कभी कभी ऐसी हालत में मुझे 20 का पहाड़ा भी याद नहीं आता। लड़के तुम बड़े ख़तरनाक हो, कर्नल जरगाम मुस्कुरा कर बोला।
मगर ये तुम्हारी एयरगन क्या भला है जिसने बारतोश का एक बाजू तोड़ दिया? क्या बताऊं? इमरान गंभीर लहजे में बोला। मैं इस कमबख्त से परेशान आ गया हूँ। इसमें से कभी कभी .22 बोर की गोलियां निकल पड़ती हैं, है ना बेवकूफ़ी। 3 दिन बाद अखबारों में इंस्पेक्टर खालिद की तरफ से एक रिपोर्ट छपी जिसमें कर्नल जरगाम तक कुछ रहस्यमय कागजात पहुंचने के हालात से लेकर मौजूदा गिरफ्तारी तक की घटनाएं बताई गई थीं। आखिर में उन कागजात के बारे में बहस करते हुए कहा गया था कि अगर कर्नल जरगाम चीनी और जापानी ज़बानें जानता होता तो वे कागजात किसी ऐसे आदमी तक ले जाए गए होते जिसके लिए ये दोनों ज़बानें अजनबी ना होती, तो ली यूका की शख्सियत काफ़ी हद तक रोशनी में आ गई होती। इन कागजात में चीनी जासूस की रिपोर्ट भी शामिल थी जो चीनी गुप्तचर विभाग के हेडक्वार्टर के लिए लिखी गई थी। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि मौजूदा ली यूका जापानी नहीं है बल्कि चेकोस्लोवाकिया का नागरिक है। इंस्पेक्टर खालिद के बयान के मुताबिक उस चीनी की शख्सियत संदेहास्पद थी जिससे ये कागजात कर्नल जरगाम को मिले थे। उसके बारे में भरोसे से नहीं कहा जा सकता कि वह खुद ही वह गुप्तचर था जिसने ये रिपोर्ट लिखी थी या फिर वह ली यूका का कोई आदमी था जिसने ये कागजात उस गुप्तचर से हासिल करके ली यूका तक पहुंचाने चाहे थे। इंस्पेक्टर खालिद की रिपोर्ट में किसी जगह भी इमरान का जिक्र नहीं था, लेकिन रिपोर्ट खुद इमरान ने ही तैयार की थी। ली यूका और बारतोश ने होश में आने के बाद न सिर्फ इकबाल जुर्म कर लिया बल्कि ये बात भी साफ कह दी कि अब उसके बाद इस सिलसिले का कोई दूसरा ली यूका नहीं होगा। उसके सिर की चोट जानलेवा साबित हुई और वह अपने बारे में कुछ और बताने से पहले ही मर गया। समाप्त।